नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे। राधे राधे प्यारे बच्चों, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को मेरी तरफ से। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, और मैंने बताया था कि अब इसमें हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन। तो सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जागृति, निशा, नीरज, सविता, अन्नू, अदित, कन्हैया, विजय, अक्षु, भावना, प्रिंस, अंशुल, उपासना, कौशल, प्रेम, पूजा, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को, और आपको बताया है मैंने कि आपका जो चैप्टर है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, आपका ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, इसमें प्यारे बच्चों आपको मैंने चार्ल्स वुड डिस्पैच पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसमें अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग हम पढ़ेंगे। ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला हंटर कमीशन नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए फटाफट जल्दी से। अब देखो, हंटर कमीशन जो हम पढ़ने वाले हैं, हंटर शिक्षा आयोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। यहां से देखिए, आपका अगर मैं बात करती हूं हंटर शिक्षा आयोग, तो 1882 से 1883, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है कि वो हुआ था 1919 में। यानी कि ये आपका वो वाला हंटर कमीशन नहीं है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसके अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष का नाम क्या है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक लाइन और दे रखी है कि ये प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था, यानी कि फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। हम इसको कह सकते हैं कि आप कहेंगे हंटर एजुकेशन कमीशन वाज द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये आपका पहला ऐसा कमीशन था जो भारत में शिक्षा आयोग था, जो भारतीय शिक्षा आयोग था, ये कह सकते हैं। इससे पहले भी आपके बहुत सारे कमीशंस आए थे, इसके पहले भी बहुत सारे कमीशन आए थे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे प्यारे प्यारे से बच्चों कि वो आपके यहां पर इससे पहले भारतीय शिक्षा आयोग नहीं थे, तो ये प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था। क्लियर? आगे देखिएगा, अध्यक्ष का नाम W हंटर था, ठीक है, या चेयरपर्सन इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, W हंटर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? हंटर कमीशन रखा गया था। थैंक यू मोहनलाल जी, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 को मैम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे आपकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीय थे। अभी तक जितने भी एजुकेशन कमीशन बने थे उनमें कोई भी भारतीय नहीं था। बेटा मैं अपने ही स्टूडियो में हूं, अपने ही स्टूडियो से क्लास ले रही हूं, ठीक है, मेरा अपना खुद का स्टूडियो है, यहीं से मैं क्लास ले रही हूं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिनमें आपके कितने 8 भारतीय सदस्य थे, 8 भारतीय सदस्य थे, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो रिपन था। रिपन मैंने आपको बताया था जिसे क्या कहा जाता है? भारतीय स्थानीय, जो आपका भारतीय स्थानीय स्वशासन है यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका जनक भी कहा जाता है। मैम छुट्टी क्यों नहीं की है? बेटा रोज छुट्टी चाहिए तुम्हें, ऑलरेडी तुम्हारी छुट्टी हो गई थी, है ना, तो अब छुट्टी की क्या जरूरत है ये बताओ। ऑलरेडी तुम्हारी इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन तुम्हारी क्लास ऑफ रही है, तो अब भी तुम्हें छुट्टी की जरूरत हो गई। अब कहोगे मैम आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी तो मेरे लिए भी है ना, ताकि तुम शाम को जल्दी फ्री हो जाओ, इसलिए सुबह में क्लास शिफ्ट कर दिया है आज आपकी। लेकिन ध्यान रखना ये क्लास केवल आज के लिए सुबह में हो रही है, बाकी फिर आपकी शाम को ही होगी, और शाम को आपको ज्यादा दिन अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय
भारत में प्रेस का विकास, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट, और वहीं पे आपका इतिहास समाप्त हो जाएगा। मैम लाइट ज्यादा है, लाइट ज्यादा तो नहीं है, लाइट उतनी ही है बेटा, कोई चेंज नहीं हुआ है स्टूडियो में, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है स्टूडियो में। थैंक यू सोनू। आज आप व्रत नहीं है? बिल्कुल हूं। अगर व्रत है तो भी क्या हुआ, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से या पढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब आराम से पढ़ लो, ठीक है। देखो इसमें कितने 8 भारतीय सदस्य थे, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहोगे गवर्नर जनरल था मैम रिपन, ठीक है। रिपन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सॉरी, आगे आ जाइए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था, और कहा गया कि यह प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मदर टंग होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो ध्यान से सुन लो। तो आपका पहला भारतीय शिक्षा आयोग, जिसमें 8 भारतीय सदस्य थे, जिसने किस पर जोर दिया है? प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर। तो प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देने के साथ साथ कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। वो किस में होनी चाहिए? मदर टंग में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कैमरे की सेटिंग की वजह से शायद आपको लग रहा है, मैं इसे भी अगली क्लास में ना ठीक करवा दूंगी, ठीक है। इसमें शायद कैमरे में कुछ चेंजेस हो गए हैं। चलो पढ़ लो, अब पढ़ लो, एक ही कमेंट मत करो, ठीक है, एक ही कमेंट मत करो बार बार। आप सभी का दिल से धन्यवाद, जो आप इतना तारीफ कर रहे हैं सभी को एक साथ, क्योंकि अलग अलग मैं नाम लेके थैंक यू नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अगर मैं आपसे बात करूं तो हंटर कमीशन के बाद भारत में 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय तथा 1887 को प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई पंजाब विश्वविद्यालय कब बना? 1882, और प्रयागराज विश्वविद्यालय कब बना? 1887। तो ये आपकी 2 यूनिवर्सिटीज हंटर कमीशन के बाद में बनी थी, ये आपको पता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, हंटर कमीशन के बाद भारत में 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, और ये आपका रिपीट हो गया है तो इसको मैं डिलीट कर देती हूं, ठीक है। हंटर कमीशन के बाद क्या क्या बना? तो आप कहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, प्रयागराज यूनिवर्सिटी मैम 1887। तो ये आपके प्यारे बच्चों यहां पर 2 विश्वविद्यालय ओपन हुए हंटर कमीशन के बाद में। क्लियर हुई यहां तक की बातें? अगर हो गई है तो जल्दी जल्दी से स्माइली दे देंगे, है ना। आगे आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे रैले कमीशन। रैले कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस थी? रैले कमीशंस की क्या रिकमेंडेशंस थी ये आपको यहां पर बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैम याद भी करवा दिया करो। सुहानी एक एक चीज को मैं 3-3 4-4 बार बोलती हूँ, तो अगर आप याद करना चाहती हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है याद करने की, तो आप याद कर सकती हैं। मैंने 2 से 3 बार अभी बोला कि पंजाब यूनिवर्सिटी कब ओपन हुई और प्रयागराज यूनिवर्सिटी कब ओपन हुई। आपको 3-4 बार ये बोला कि हंटर कमीशन पहला भारतीय कमीशन था, पहला भारतीय शिक्षा कमीशन था, ये बोलेंगे कि क्योंकि इसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, 8 भारतीय सदस्य इसमें थे। और हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में किस पे प्रेशर दिया था? तो आपको वो भी बताया कि प्राइमरी एजुकेशन पर दिया था। और वो जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मदर टंग में देने की बात की गई थी। आगे आइए, एक कमीशन है आपका रैले कमीशन। 1902 में इस कमीशन को बनाया गया है। 1902 में ये कमीशन आपका बना है, रैले कमीशन। अब देखो 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। फिर से पढ़ लीजिए, 1902 ईस्वी में रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना, यानी कि फर्स्ट आपका एक ऐसा कमीशन बन रहा है जिसे हम यूनिवर्सिटी कमीशन कहेंगे। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन कब बना? 1902 में। किसकी अध्यक्षता में? रैले की अध्यक्षता में। क्या आपको याद नहीं हुआ?
क्या आपको ये चीज याद नहीं हुई कि आपका 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। आपके यहां पर पहला यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय सदस्य कौन था? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये लोग इसमें आपके भारतीय सदस्य थे। किसमें? इस यूनिवर्सिटी कमीशन में, जो आपका एक रैले कमीशन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो भारतीय सदस्यों को किस किस को शामिल किया गया? हुसैन बिलग्रामी को और गुरुदास बनर्जी को, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना तथा उनके संविधान तथा कार्यशैली में सुझाव देना। यहां संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, यहां एक्चुअली संविधान जो है मतलब जो आपके कॉलेज और आपके स्कूल्स में जो रूल्स बनाए जाते हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम और कानून हैं जो देश की व्यवस्था के लिए चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो स्कूल और कॉलेजेस में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उसी को क्या कहा गया कि भाई एक तो हम ये आयोग क्या करेगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इन सब की समीक्षा करेगा, यानी कि ये सॉरी बच्चों, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? रिव्यू करेगा, किसका? यूनिवर्सिटीज का। साथ साथ उनका जो वर्किंग स्टाइल है, मतलब जो उनकी कार्यशैली है वो कैसी है, क्या उसमें और सुधार की जरूरत है, रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सही हैं गलत हैं, इन सब को देखना किसका काम होगा? इस रैले कमीशन का। तो रैले कमीशन 1902 में रैले की अध्यक्षता में बना, जिसमें 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी आपके इसमें शामिल थे। साथ साथ प्यारे बच्चे, इस आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना, ठीक है, विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना था। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और क्या करना था कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनके कार्यशैली को देखना, इसको ठीक कर लीजिएगा, जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। आगे आ जाइए, आगे इसने और क्या क्या कहा, ध्यान से। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को इस आयोग की परिधि से दूर रखा गया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी हमने कौन सा पढ़ा? हंटर कमीशन। लेकिन इस आयोग को, ये जो आपका रैले कमीशन है, इसको कहा गया कि आप प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन से अलग रहेंगे। आप केवल किसके बारे में बात करेंगे? हायर एजुकेशन के बारे में। ठीक, आगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि द इंडियन वर्ल्ड एक्ट, गलत है यहां पर, ये वर्ल्ड नहीं, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड इन 1904। 1904 में आपका पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन से सन में पारित हुआ? 1904 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कृषि विभाग यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तथा पुरातत्व विभाग एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है, की स्थापना लॉर्ड नहीं लगाएंगे नाम के आगे, बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है, कर्जन के शासनकाल में हुई थी। कर्जन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, कर्जन के शासनकाल में हुई थी। ये आप इस चीज को बच्चों ध्यान रखेंगे। तो कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ? तो मैम एक तो बना हमारे यहाँ पर आपका कृषि विभाग और एक बना मैम पुरातत्व विभाग, ठीक है, एक बना कृषि विभाग और एक बना मैम पुरातत्व विभाग। और किसके समय में? कर्जन के समय में। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। पहला आपका शिक्षा में भारतीय कमीशन कौन था? तो हंटर कमीशन था, ठीक है। पहला कृषि विभाग किसके समय बना? कर्जन के समय। पुरातत्व विभाग किसके समय बना? तो प्यारे बच्चों वो भी कर्जन के समय में बना था। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताएं।
जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स देंगे प्यारे प्यारे से बच्चे, जल्दी से आप बताएंगे कि क्या आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, कल आपके क्लास में मतलब आपके बैच से एक कमेंट आया है मेरे पास, अभी कोई बच्चा बिहार का पेपर देकर आया है। जी हाँ, अभय मिश्रा कह रही हैं आप तो, अभय मिश्रा कह रहे हैं मैम आप तो लॉर्ड नाम के पीछे पड़ गई हैं। जी बिल्कुल, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता भाई, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हम इन्हें सम्मानित करें, इन्होंने हमारे देश का शोषण करने के अलावा और कुछ नहीं दिया हमें। मैं कैसे इन्हें सम्मान दे सकती हूँ, बिल्कुल नहीं दे सकती, बर्दाश्त ही नहीं होता है मुझसे। ठीक है, क्यों कहूं भाई इनको, क्यों ही रिस्पेक्ट दूं मैं इनको, बताओ आप क्या काम किया है इन्होंने जो इनको रिस्पेक्ट दी जाए। अच्छा, मैं कुछ बात करने जा रही थी, आपकी क्लास से एक कमेंट आया है और एक बच्चा बिहार में कोई पेपर दे के आया है, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो मतलब एक कह सकते हैं कि एक अलग क्वेश्चन है, और उसने लिखा है कि मैम आपके नोट्स में क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत क्लियरली चीज बता देना चाहूंगी कि हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं जिनका आंसर किसी को भी नहीं पता होता, और ये हर एग्जाम की बात होती है, ये हर एग्जाम की बात होती है। ये कोई आप मत समझना कि बिहार में ही ऐसा कोई एग्जाम हुआ है, प्लस बिहार में हिस्ट्री को बहुत डीप में पूछा जाता है, तो बिहार के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे तो बिहार में आपको स्पेशल बिहार की हिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपका आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का कंटेंट है, ये मैंने आपके एसएससी, आरपीएफ, ठीक है, या फिर आपके आरआरबी के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया है। और अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर सच में प्रैक्टिस की है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि यहां से आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आरआरबी ने जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे मैंने आपके नोट्स में समाहित किए हैं। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कवर करवाऊंगी। इसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस के लिए एक बार अंकित सर से स्पेशली बात करूंगी कि मुझे आपके लिए स्पेशल क्लासेस की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि बच्चों का कोई भी चीज कंटेंट के बाहर ना जाए। ठीक है, साथ साथ एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया है और मैं उस सजेशन से एग्री भी करती हूँ, मतलब उसने रिक्वेस्ट की है लेकिन मैंने उसे सजेशन माना है कि मैम आप ना हमें बीच बीच में फैक्ट देते रहना। अगर आपको लगता है कि कोई एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और वो हमारे नोट्स में नहीं है, तो प्लीज आप हमें टेलीग्राम पर फैक्ट्स दे दीजिएगा। तो मैं बिल्कुल दे दूंगी, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं सब पूरी करूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप नौकरी लेकर रहेंगे हर हालत में। मैम टीचिंग एग्जाम के लिए भी है क्या हिस्ट्री? बेटा डिपेंड करता है उस टीचिंग एग्जाम के सिलेबस के ऊपर। ठीक है मैम, आप जो पढ़ाई हैं वो आया था पेपर में, आएगा, मैंने पहले ही बोला है कि एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा होगा जो कि इतिहास से अटपटा होगा। बताओ, गांधी जी की लुंगी से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई सोच सकता था कि लुंगी से भी क्वेश्चन आ सकता है? हो सकता है एग्जामिनर कल पूछ ले कि गांधी जी की लुंगी कितने मीटर की होती थी, ये भी बन सकता है, आप इसको मान के चलना। तो आप सभी आज प्रॉमिस करिए खुद से और मुझसे कि मैम हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। मैम मॉक में आपके नोट से आता है, बेटा मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने के लिए। आपका बैच मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि ये वो बैच है जिसने शुरुआत में सबसे ज्यादा मुझे क्रिटिसाइज किया, परेशान किया, लेकिन आज जितना प्यार आप देते हैं वो सब मैं भूल चुकी हूं। मैंने अपना काम किया और मुझे पता था कि एक दिन आपका विश्वास मैं जीत कर रहूंगी, और वो मैंने किया। और मैंने पहले भी कहा था कि इसके लिए मैं अंकित सर को अगेन थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे इस बैच को दिया और आप जैसे बच्चों से मिलवाया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी।
इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सबसे पहले जो आपकी प्राथमिक शिक्षा की मांग, और वो कैसी मांग की, निशुल्क यानी कि फ्री एजुकेशन। जैसे आपके आज के समय में तो हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 21 के ए में मैम हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है, लेकिन ये कोई नया आइडिया नहीं था। सोच के देखिए कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन था उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री देना चाहिए आपको, मतलब किसी पैसे के बिना आपको देना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तुम्हारी स्माइली, भाई गजब हो तुम लोग। चलो अब ध्यान से सुनो, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब जैसे जैसे तुम्हारी क्लासेस खत्म होने पे आ रही है ना, मुझे ये लग रहा है कि क्यों खत्म हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम पॉलिटी में थोड़े दिन और जुड़े रहेंगे साथ में, आगे आ जाइए प्यारे बच्चों। फिर हम बात करते हैं सैडलर आयोग 1917 ईस्वी। बेटा गोलमेज सम्मेलन मैंने पढ़ाया है, पढ़ा चुकी हूँ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सनी, बेटा गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको पढ़ाए हैं, देखिएगा जरा जाकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा, तीनों मैंने आपको बताए हैं, क्लासेस में देखिए बच्चा, ठीक है। आगे देखो, यहां पर सैडलर आयोग, ये यहां से क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर में, सैडलर आयोग पूछा गया, आरआरबी ने पूछा है इसके बारे में। तो ये कब बना है? 1917 में। क्यों बना है? क्योंकि यहां पर जो आपका देखना, सैडलर आयोग के सदस्यों में दो भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। तो सैडलर आयोग का अध्यक्ष सैडलर था, इसलिए इसका नाम सैडलर कमीशन पड़ गया। और इसमें दो भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपका यहां पर है, ठीक है कीर्तन। मैं वेट करूंगी आप लोगों का, क्लियर। आगे देखिए, सैडलर आयोग कब बना? 1917 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इसमें आपके दो भारतीय सदस्य, इनका नाम सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद साहब, ये दो लोग सैडलर आयोग में हैं, ठीक। आगे आ जाइए। सैडलर आयोग का विचार था, अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। द सैडलर कमीशन वॉज ऑफ द व्यू इफ द यूनिवर्सिटी हैज टू इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव द सेकेंडरी एजुकेशन इज एसेंशियल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हो तो पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार करो, मतलब जो मध्यवर्ती स्तर की शिक्षा है पहले आप उसमें रिफॉर्म्स करो, उसके बाद ही आप विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार कर पाओगे। क्योंकि जब तक नींव सही नहीं होगी, जब तक किसी बच्चे की जो एजुकेशन है, मतलब पहले आपका देखो, सीधी सी बात है कि अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी है तो फिर आपकी माध्यमिक शिक्षा अच्छी होगी, और अगर आपकी माध्यमिक शिक्षा अच्छी है तो ही आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छी होगी। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे प्यारे बच्चों कि आपका सैडलर आयोग ने ये कहा कि जब आप जो है आप क्या कर लेंगे, आप अगर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करेंगे तभी आप सोचकर चलो कि आप हायर एजुकेशन में सुधार कर सकते हो। तो माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा क्या है? आपकी एक नींव है, और उसे आप अच्छा कर दोगे तो हायर एजुकेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। हायर एजुकेशन क्या होती है? जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है। तो द सैडलर कमीशन इसने ये चीज कही थी, तो आप कह सकते हो कि माध्यमिक, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा तभी आपका विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार होगा। ये किसने कहा? तो सैडलर आयोग ने। कब बना था? 1917 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे चलिएगा। 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो, ठीक है, प्रवेश हो, यहां पे हो करेंगे, प्रवेश हो। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है कि भाई इंटरमीडिएट के बाद ही आज के समय में आप कहां जाते हैं? स्कूल, मतलब कॉलेज में जाते हैं।
इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आप आगे की लाइफ को चुनते हैं कि मुझे क्या ग्रेजुएशन करना है, क्या कोर्स करना है, क्या चीजें पढ़नी है, लेकिन एटलीस्ट इंटर करने के बाद। तो आपका ये बात किसने कही थी? सैडलर कमीशन ने। और ये बात देखो आज तक इंप्लीमेंट है कि 12th के बाद ही क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन होता है। तो ही सैडलर कमीशन वाज द व्यू ऑफ इफ द यूनिवर्सिटी हैज टू इंप्रूव एजुकेशन देम इंप्रूवमेंट ऑफ, ये यहाँ पे बेटा इंग्लिश गलत है, इंग्लिश आपकी पहले वाले की ही टाइप हो गई है, मैं इसको करेक्ट कराकर आपको दिलवा दूंगी। ठीक है, आपको कहना है कि इंटरमीडिएट आपका जो आपका एजुकेशन है उसके फिनिश होने के बाद आप कहां पर जाते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए मैम हम लोग जाते हैं। और ये किसने कहा था? आपसे ध्यान रखना, जब भी कॉलेज जाओगे तो मैम सैडलर कमीशन ने कहा था कि इंटर पास करने के बाद ही बच्चों को क्या देना चाहिए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिएगा। विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज होने चाहिए तथा इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो। There should be a separate intermediate colleges from the university and a secondary education board should be formed to conduct their examination. तो बिल्कुल सही बात है, इसने रिकमेंडेशन की। क्या ये सब है? ठीक है संदीप जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनेंगे। तो आपने देखा है कि आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज यानी कॉलेजेस अलग होते हैं और आपके यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस होते हैं या स्कूल्स कहेंगे हम उनको, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो आपके देखो बोर्ड भी अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी अलग होती हैं, सीबीएसई बोर्ड अलग है, ठीक है, आपका सीबीएसई बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, आपका बहुत सारे मतलब आईसीएसई बोर्ड है। तो ये सब किसके लिए? स्कूल्स के लिए है। लेकिन यूनिवर्सिटीज आपकी बिल्कुल अलग हैं। जैसे आपकी यहाँ पे एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपकी जो है क्या कहते हैं, उसके अलावा कह सकते हैं बनारस विश्वविद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग हैं किससे? इंटरमीडिएट कॉलेजेस से। आज भी है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमांशु जी पहले मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। हिमांशु डाउट को दूर करो अपने। मैंने ये बताया है कि कर्जन के समय हुई थी, मैंने ये नहीं कहा कि कर्जन ने की थी। हिमांशु 1 मिनट आ जाइए, देखिए अभी बोर्ड से कुछ हटाया नहीं है मैंने। ये देखिए क्या लिखा है, कर्जन के शासन काल में हुई थी। कर्जन ने की थी ऐसा नहीं लिखा है, कर्जन के शासन काल में हुई थी ऐसा मैंने लिखा है। कर्जन के शासन काल में की कनिंघम ने थी, लेकिन उस समय किसका शासन चल रहा था? मतलब गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। हिमांशु आपके डाउट का आंसर है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखनी है बातें। तो यहां पे ये सारे कौन कह रहा है? सैडलर कमीशन। आगे इसने कहा कि ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। आज आपके यहां पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हैं। जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बेटा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, किसने कहा? देख रहे हो जितनी भी बातें ये कमीशन ने कही है, सैडलर कमीशन ने, ये सारी बातें आज भी आपके देश में एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट हैं। हमारी ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। आगे आइए, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड, महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की मांग सर्वप्रथम सैडलर आयोग ने की थी। तो इस सैडलर आयोग की बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस थी, ठीक है। जितनी रिकमेंडेशंस थी, आज भी आपके देश में इंटरमीडिएट के बाद कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा तभी आपकी यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, वो आपकी रिफॉर्म होगी, ठीक है। आपके जो इंटरमीडिएट तक जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए अलग बोर्ड और यूनिवर्सिटीज के लिए अलग बोर्ड हो गया है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का अभी भी, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 साल का हो गया है, वो अब हो गया है, अब 4 साल का हो गया है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। मैं सैडलर आयोग की बात कर रही हूं कि इस समय जब सैडलर आयोग ने रिकमेंडेशन की तो किस समय की है?
जब 1917 में ये बना है। और आपके यहाँ 4 साल कब हुआ है? अब से होना शुरू हुआ है। यानी कि अब से पहले जो भी आपके 1-2 साल पहले जो एजुकेशन थी वो आपकी ग्रेजुएशन की कितनी थी? 3 साल की थी। तो ये सैडलर आयोग की रिकमेंडेशंस थी। इसने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की मांग सर्वप्रथम की थी। क्यों की थी? ताकि महिलाओं की शिक्षाओं को महिला की जो शिक्षा है उसको सुधारा जा सके, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिल सके, महिलाएं भी घर से बाहर निकल सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, आपकी हार्टोग समिति है। 1 मिनट आगे देखिएगा, आपकी यहां पर हार्टोग समिति है। हार्टोग समिति को हम पढ़ेंगे जो 1929 ईस्वी में बनी है। इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल तथा इसे अनिवार्य करने की निंदा की गई थी। ये जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, तो इसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रेशर देने से मना किया और यह भी कहा कि कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर आपको ज्यादा बल नहीं देना चाहिए और इसे अनिवार्य भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य करने को की निंदा की इसने, मतलब इसको गलत बताया। एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन एंड मेकिंग द कंपलसरी वाज कंडेम्ड। इसने कहा कि बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है। इसने कहा कि जो लोग कह रहे कंपलसरी करो, गलत है। इस पर इतना ज्यादा बल भी आपको नहीं देना चाहिए। किसका कहना था? इसने इसका, आपका हार्टोग समिति का। मैम यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बेटा केवल आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा, हार्टोग समिति से कि आपका 1929 में बनी थी। यहां से बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसने कहा ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जाए। क्या लिखा है? ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेज में प्रवेश मत दो, बल्कि उन्हें क्या देना चाहिए? आपको उन्हें इंडस्ट्रियल एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें व्यवसायिक या औद्योगिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो रोजगार ले सके जल्दी से जल्दी। क्योंकि ग्रामीण छात्रों को इसने कहा कि उनके पास रोजगार की कमी होती है, गरीबी जो है उनके बहुत ज्यादा उनके पास होती है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा अभी भी गरीबों को देखा जाता है, गरीबी को देखा जाता है, और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसने लेकिन किस पर ध्यान दिया? इसने ग्रामीण छात्रों पर, कि इन्हें आपको एक कॉलेज में प्रवेश देने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली इन्हें क्या दो? इंडस्ट्रियल एजुकेशन दो, ताकि इन्हें जल्दी से जल्दी रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा करना सही नहीं था, इसलिए इसे अब यहां पे आप कहोगे कि मैम ऐसा होता है, तो 12th के बाद क्या होता है? बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनमें आप विदाउट ग्रेजुएशन सीधा क्या कर सकते हो? सीधा का सीधा जॉब की तैयारी कर सकते हो। जैसे आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो केवल 12th बेस पर होते हैं, कई सारे एग्जाम हैं जो 10th बेस पर भी होते हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद करके आप जॉब कर सकते हो। तो इसकी बात को माना गया, लेकिन कंपलसरी नहीं किया गया कि नहीं भैया जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे वो ग्रेजुएशन ना करें, ग्रेजुएशन करो। लेकिन इसीलिए बोला जाता है, माता पिता क्या कहते हैं? जी हाँ, आईआईटी है। माता पिता क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा मन करता है, तुम्हें जिसमें अच्छा लगता है कि तुम जीवन में ये कर सकते हो, उसी की तरफ जाओ। यही कहते हैं ना माता पिता, इसीलिए कहते हैं। ब्यूटी यादव, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है बच्चा, क्योंकि ऐसी कोई कंप्लेंट और बच्चों की नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ जी, एसएससी हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपकी रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो 12th बेस पर होती हैं। 10th बेस पर आपका जीडी हो गया। तो बिल्कुल आप इस तरह की चीजें देखते होंगे कि भाई 12th के बाद जो है, या आपके 10th के बाद ही कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट।
मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना 1937 में आपकी वर्धा प्लानिंग आई थी। कल ही मैं आपको मुझे लग रहा है पढ़ा पाऊंगी भारतीय समाचार पत्रों का विकास, आज मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे 1937। तो वर्धा स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 1937, शिक्षा की वर्धा योजना का ब्यौरा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी शिक्षा की जो वर्धा योजना है वो पहली बार किसी अकेले इंडियन ने लेकर आए हैं, और वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 में। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी, देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, यानी कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्कूल्स हम वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पे हम स्कूल वर्ड यूज करेंगे। मुझे लगता है मैं भी यहाँ पर भी स्कूल कर दूं, तो स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि यहां तक इंटरमीडिएट तक स्कूल वर्ड यूज होता है, और इंटरमीडिएट के बाद आप यूनिवर्सिटी वर्ड यूज करते हो, यानी विश्वविद्यालय। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलेंगी बेटा, ध्यान रखिएगा। कंबाइंड पीडीएफ आपको कब मिलेंगी? जब आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। अजय, ये बात मैं कई बार बता चुकी हूं, और आप डेली डेली वही बात पूछते हैं। आगे आ जाइए यहां पर। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सार्जेंट योजना ने कहा। और आज के समय में कितने साल के बच्चों के लिए है? 6 से 14। इसने किससे कहा कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आगे उसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिएगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 11 वर्ष के बच्चे, कौन सा कमीशन है? सार्जेंट कमीशन। ठीक है, आगे आइए, सार्जेंट कमीशन से थोड़ा आगे देखते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, फिर यहां पे देखिएगा 11 से, यहां 11 लिखना रह गया है, 11 से 17 वर्ष तक 6 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष तक 6 वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर एडिशनल एजुकेशन फॉर 6 years 11 to 17। 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों को 6 साल की एडिशनल एजुकेशन, यानी कि आपको क्या देना चाहिए? अतिरिक्त शिक्षा। किसने कहा? सार्जेंट। मैम इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ये है और ये है। आगे, अकेडमिक व व्यवसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय हों। देयर शुड बी 2 types ऑफ स्कूल फॉर अकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन। यानी अगर आप चाहते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा दी जाए तो व्यवसायिक शिक्षा के लिए क्या होगा? आपको अलग से, आपको व्यवसायिक शिक्षा के लिए अलग से प्यारे प्यारे से बच्चों यहां पर अलग अलग स्कूल्स खोलने की या विद्यालय खोलने की बात की गई, कि आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। एकेडमिक एजुकेशन अलग, और आपको आपकी जो एजुकेशन है, व्यवसायिक शिक्षा है, वो आपको अलग देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव सर्वप्रथम राधा कृष्ण आयोग ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दूं कि आपका जो एजुकेशन है वो कौन करंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि उस पे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, इसका ये मतलब है। आगे, राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्ण कमीशन, द फर्स्ट वर्ल्ड ग्रांट्स कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1953। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि किस कमीशन ने पहली बार रिकमेंडेशन की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको ठीक कर लेना, यहां पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसको फॉर्म किया जाना चाहिए तो राधा कृष्ण आयोग ने। और इस आयोग की रिकमेंडेशन पर पहली बार 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बना था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कब फॉर्म किया गया था? 1953 में। जी ठीक है विवेक जी, बिल्कुल। आगे आइए, नेक्स्ट देखिएगा कोठारी आयोग। 1964 में नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी इस कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन पर। 1986 में नई शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर लागू की गई थी। अभी मैंने बताया कि ये जो कोठारी कमीशन बना था आपकी 1986 में क्या आई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और इस आयोग की रिकमेंडेशन पर इस एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया गया था। प्रमुख उद्देश्य सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था, तो सबके लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि उच्च वर्ग को हो, निम्न वर्ग को ना हो, पुरुष को है, महिला को ना हो, सबको होनी चाहिए। और एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और प्यारे बच्चों, इसी चीज को देखते हुए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के सब क्लॉज ए में आपके शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया ताकि शिक्षा का अधिकार सबको मिल सके। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर आपका आया यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्याख्या। यानी इसने क्या किया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने कि जो भी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए हैं उसमें आपके जो प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन तो दी जाती है उसमें जो भी मिनिमम फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जो नेसेसरी होती हैं, जिनकी जरूरत होती ही होती है, उनकी व्याख्या करना कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को किस किस चीज की जरूरत होती है वो हम यहां पर देखेंगे। और ये किसके तहत आया था? नई शिक्षा नीति के तहत। इसने क्या यहाँ पे देखो, स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? सन 2000 में। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत ने 1906 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रियासत ने सबसे पहले निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की थी? तो आप कहेंगे कि मैम सबसे पहले लागू करने वाला था बड़ौदा रियासत। किसने सबसे पहले, सॉरी, कौन सी नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था? तो आपका नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति सबसे पहले कब आई थी? 1986 में आई थी। 1986 में नई शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में जो भी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं होती हैं, मिनिमम नेसेसरी फैसिलिटीज होती हैं, उन सब की व्याख्या करना कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या मिलना चाहिए, उनको क्या क्या सुविधाएं उस स्कूल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाइए। आगे प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा भारतीय समाचार पत्रों का विकास। मैम सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा हिस्ट्री का? भगवान चंद जानवाल जी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का आपका इस वीक। मैं बताती हूं, कल शुरू करेंगे भारतीय समाचार पत्रों का विकास, यह आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगी एक्ट, जिसमें आपके रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपके एक्ट हैं जिनमें आपके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आपको हिस्ट्री के साथ कराऊंगी क्योंकि वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। तो लगभग दो क्लासेस में वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आप मान के चलो आपकी मैक्सिमम 4 क्लासेस होंगी। आज क्या डे है आपका? मैम आज मंडे है, तो आप मान के चलिए कि इस वीक आपकी हिस्ट्री खत्म है। अगर 1-2 चैप्टर कोई और बचा होगा, क्योंकि मैं एक बार सिलेबस को उठाऊंगी दोबारा से कि कोई चैप्टर आपका बचा तो नहीं है, तो उसको देखते हुए फिर मैं आपके कंटेंट को और ज्यादा यहाँ पे सही करूंगी। अब ये वाला चैप्टर मैं कल स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आज हो भी नहीं पाएगा।
तो कल लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास अपने सेम टाइम पर, अपने निर्धारित समय पर होगी 7 बजे। ठीक है, 7 बजे अपने निर्धारित समय पर आपकी क्लास होगी। मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? आप अपने क्वेश्चन पूछ लो, जो भी 2-3 मिनट बाकी हैं उस 3 मिनट में अपने क्वेश्चन पूछ लो। और अगली क्लास भी आपकी ही है, अगली क्लास भी आपकी ही है, जिसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगी, है ना। अच्छा हाँ, प्रमुख विद्रोह रह गए हैं, सुहानी चौहान ने सही याद दिलाया। प्रमुख विद्रोह अभी आपको पढ़ाने हैं, तो पहले मैं इसके बाद प्रमुख विद्रोह पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्ट, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। उसमें आपको केवल क्या होगा, सुधार देखे जाएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कब कब कौन से एक्ट लेकर आई और कौन से एक्ट में क्या कानून उसने बनाया था। ठीक है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ही चीजें बताऊंगी, और आपके जो अन्य विद्रोह हैं जैसे नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिए, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है चलो शुरू करो पॉलिटी। बेटा ऐसा नहीं होगा, पहले मुझे इस क्लास को एंड करना पड़ेगा, उसके बाद उस क्लास को शुरू करना पड़ेगा, और आपको दोबारा लाइव आना पड़ेगा। इसमें ही मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है मैम, टाइम चेंज कर दो हिस्ट्री का। क्यों बेटा, क्या दिक्कत है? अब 1 हफ्ते की तो बात है, आराम से पढ़ लीजिए। देखो लगातार एक टीचर को देखना और लगातार एक टीचर से पढ़ना बोरिंग हो जाता है। हाँ जी, अगली क्लास मेरी ही है 11 बजे, और जो कि सेम टाइम पर। और बेटा कल 7 बजे ही क्लास होगी। आज जन्माष्टमी की वजह से क्लास को सुबह रखा गया था, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी है शाम को और आप लोगों को भी करनी होगी, तो इसलिए केवल आज इस क्लास को 10 बजे रखा गया था। कल से ये क्लास अपने निर्धारित समय पर होगी। मैम हिस्ट्री मुझे जरा भी समझ नहीं आती। विष्णु जी क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताना पड़ेगा, तभी मैं सॉल्यूशन आपको दे पाऊंगी, क्योंकि सॉल्यूशन तभी दूंगी जब आप प्रॉब्लम रखोगे। ठीक है मैम, कंबाइंड पीडीएफ कब दोगे? बेटा कोर्स खत्म होने के बाद। थैंक यू सोनम जी, धन्यवाद आपका। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, अच्छा चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है। लेकिन इस हफ्ते जो भी आप कहेंगे, इस हफ्ते आपकी हिस्ट्री खत्म। देखो बेटा इतिहास बहुत बड़ा विषय है, आप इसे जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, कितना भी आप इसको पढ़ लो, इसकी पूर्ति नहीं होगी कभी भी। ये एक ऐसा विषय है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप केवल एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे आपका अन्य विद्रोह जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि यस मैम टाइम चेंज कर दो। चलो मैं देखती हूं, लेकिन कल क्लास 7 बजे होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर टाइम चेंज होगा तो शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, वैसे होगा नहीं। अब मैं क्लास खत्म करती हूँ ये वाली, और फिर पॉलिटी की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीजें कल की क्लास में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। अगेन मिलते हैं फिर से।